नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक स्तर पर ले जाने की घोषणा। कहा, प्रधानमंत्री मेलोनी की अगुवाई में संबंधों को मिली नई गति। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इटली के बीच 2029 तक 20 बिलियन यूरो के व्यापार का रखा लक्ष्य। नीट पेपर लीक मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। मामले में लगातार हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। दक्षिण कोरिया के सियोल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को विकसित देश होने से नहीं रोक सकती। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान। जंग में अब तक 42 फाइटर जेट और ड्रोन नष्ट। ट्रंप के चीन दौरे के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बीजिंग यात्रा। जिनपिंग पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। इटली के रोम स्थित ऐतिहासिक विला दोरिया पामफिली परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलिट्री ऑनर के साथ भव्य स्वागत और आधिकारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के दौरे पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। पीएम मोदी की यात्रा से भारत और इटली के बीच दीर्घकालिक और बहुआयामी साझेदारी को बढ़ावा मिला है। इस यात्रा से भारत इटली साझेदारी को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की गई। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली भारत के बीच मजबूत हो रहे संबंधों की उन्होंने सराहना की। साथ ही ये भी कहा कि दोनों देश पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं। रोम में हुए संयुक्त प्रेस वार्ता में मेलोनी ने प्रधानमंत्री की यात्रा को विशेष रणनीतिक साझेदारी करार दिया। मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों का अब तक का सबसे ऊंचा मकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी अब अपनी पूरी क्षमता के साथ सामने आ रही है, जिसे पिछले 1 साल में 3 इटली भारत व्यापार मंचों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 7 से अधिक मुलाकातों का समर्थन मिला है। आइए सुनवाते हैं। Questo vuoto, ma insieme decidiamo di rilanciare. We have decided to revitalize our relations. This visit is the apex of a path that we have built together with determination to strengthen the ties between ourselves. We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been. Our relations are now capable of expressing their fullest potential. It is also due to the over 7 meetings that I have had with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. 5 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति सर्जियो मटुरेला से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत इटली रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इटली की मित्रता को सम्मान और आपसी हितों पर आधारित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 3.5 वर्षों में उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है और ये भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबंधों को विशेष रणनीतिक स्तर पर ले जाने की घोषणा की है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा
कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इटली दुनिया में डिजाइन के लिए जाना जाता है और भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस के तौर पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। आइए सुनते हैं। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत और इटली आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर चुनौती मानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंक के वित्त पोषण के खिलाफ भारत इटली की साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमने अपनी विन विन साझेदारी को तीसरे देशों तक ले जाने पर भी चर्चा की। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अफ्रीका में ठोस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सहमत हुए। फ्रेंड्स, भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। और आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में अपने समकक्ष आन यू बैक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की है। वार्ता में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और उन्नत तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर भारत और कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ। ये समझौते भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय और कोरिया गणराज्य के कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच संपन्न हुए। इन समझौतों का उद्देश्य साइबर सुरक्षा, रणनीतिक अध्ययन, सैन्य शिक्षा और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को नई गति मिलेगी और भविष्य में तकनीकी और सामरिक साझेदारी और अधिक मजबूत होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जिनीवा में 79वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान PMNCH बोर्ड के अध्यक्ष हेलन क्लार्क के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया और साथ ही ये भी कहा कि भारत उन पहले देशों में से था जिन्होंने 2014 में किशोरों के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। भारत ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हासिल की, जो वैश्विक रुझानों से कहीं ज्यादा तेज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।
इन 184 प्रशिक्षु अधिकारियों ने वर्तमान में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सहायक सचिव के रूप में कार्य करते हुए नीति निर्धारण संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सभी प्रशिक्षु अधिकारियों से विकसित भारत के निर्माण में योगदान का आह्वान किया है। लोगों की आकांक्षा को साकार करना लोकतंत्र का उद्देश्य है। देशवासी आपके फेलो सिटीजन्स हैं। जनप्रतिनिधि राष्ट्र निर्माण की यात्रा में आपके सम्मानित सहयात्री है। समानता, सेवाभाव और विनम्रता आपकी पहचान होनी चाहिए। आप सब विकसित और समावेशी भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान देंगे। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती। और इस अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारियों ने कर्मयोगी लोक सेवक के रूप में नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया। हम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि कर्मयोगी लोक सेवक के रूप में हम राष्ट्रहित, समावेशी विकास और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु सदैव समर्पित रहेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अब सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने धर्म आधारित वर्गीकरण योजनाओं को बंद कर दिया और 2010 से पहले राज्य के ओबीसी आरक्षण सूची में शामिल 66 समुदायों को नियमित कर दिया। इससे 7% कोटे के लिए उनकी पात्रता बहाल हो गई। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि एक ही श्रेणी में रखे गए ये समुदाय अब सरकारी सेवाओं में 7% आरक्षण के पात्र होंगे। ओबीसी सूची में कपाली, कुर्मी, कर्मकार, सूत्रधार, स्वर्णकार, नापित, तांती, धानुक, कसाई, खंडैत, तुरहा, दिवंगा और गोला जैसे कई पारंपरिक और सामाजिक समुदाय शामिल हैं। इस सूची में शामिल 3 मुस्लिम समुदाय पहाड़िया, हज्जाम और चौधुली हैं। आपको बताएं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूर्व में कई समुदायों के लिए दिए गए ओबीसी दर्जे पर सवाल उठाए थे। वहीं बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी, जिससे महिलाओं के खाते में 1 जून से 3,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 1 जून से सरकारी बसों में फ्री सफर करने का फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तरी बंगाल के 8 जिलों से संबंधित एक प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, उत्तरी बंगाल ने बार बार बीजेपी का साथ दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत किया है। उत्तरी बंगाल में काम कर हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वायदे हर हाल में पूरे होंगे। रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान देने पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पलटवार किया। भाजपा अध्यक्ष ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राहुल का बयान कहीं न कहीं उनकी अराजक मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और चरित्र में दिखाई दे रही है। कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही है। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूपेण लगाम लगाने का काम किया। जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं, जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए विवादास्पद बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी भाषा पर नियंत्रण ही नहीं है और इसी हताशा में वो प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कह रहे हैं। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं,
लेकिन देश के विपक्ष का नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, देश स्वीकार नहीं कर सकता है और राहुल गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिलहाल वक्त इशू से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें कोर्ट दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई कि जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जनगणना जाति आधारित हो या नहीं, ये सरकार का नीतिगत फैसला है। सरकार को ये जानने का अधिकार है कि देश में पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार पिछड़ी जातियों की गणना नहीं करेगी तो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना मुश्किल होगा। आज नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई का 17वां वार्षिक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संजय मूर्ति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान एडवोकेसी बुकलेट 2026 का विमोचन हुआ। इस मौके पर कैग में के संजय मूर्ति ने प्रतिस्पर्धी पारदर्शी बाजार व्यवस्था को देश की आर्थिक प्रगति के लिए अहम बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ साथ निवेश और नवाचार को भी बढ़ावा देती है। As we all know, competition is not merely a technical economic concept. It is an essential element for a dynamic, innovative, and self-reliant economy. When markets are genuinely competitive, firms are compelled to innovate, adopt newer technologies, improve quality, and offer better prices. In the absence of competition, complacency is rewarded, inefficiency is entrenched, and the consumer, whether it is a household or the government, ends up paying more or less. As we mark CCI's 17th anniversary today, we celebrate a journey that has given a vital contribution to promoting fair competition and transparency in trade in India. एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने पर देश को 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है और बचाई गई इस राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि इस बचत से देश की जीडीपी में 1.6% की वृद्धि होगी। समिति के अध्यक्ष के मुताबिक इस कदम से बचने वाले राजस्व का इस्तेमाल सीधे तौर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण, शिक्षा के स्तर को सुधारने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने और गरीबों के कल्याण से जुड़ी विकास योजनाओं में किया जा सकेगा। आपको बता दें कि ये समिति इस समय गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर है। समिति ने राज्य के मुख्य सचिव को एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें इस व्यवस्था से उद्योग, रोजगार, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों का विस्तृत आकलन किया जाएगा। पीपी चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि देश के 6 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में भी इस प्रस्ताव को संवैधानिक रूप से पूरी तरह वैध माना है। समिति का मुख्य उद्देश्य सभी पक्षों को दृष्टिकोणों के लिहाज से सुनकर एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनाना है ताकि देश हित में इस बड़े सुधार को धरातल पर उतारा जा सके। ये सिर्फ एक टाइम टेबल सेट करने का है, जो कि किसी राज्य को अधिकार कम देना और ज्यादा देने की बात नहीं है। और अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा कि इससे जीडीपी पे 1.6% का फर्क पड़ेगा। अगर 7 चुनाव होते हैं तो 7 लाख करोड़ रुपया देश का बचता है और वो पैसा जो है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और अन्य कामों के लिए, आम जन के काम वो पैसा आ सकता है। यही नहीं, उन्होंने तो ये दिया कि ये तो डायरेक्ट असेसमेंट है। इनडायरेक्ट असेसमेंट जो है वो इमेंस है, जिसके हम देखते हैं कि गवर्नेंस में सबसे बड़ा नुकसान होता है। देश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया। भारत की पावर डिमांड 260.5 गीगावाट तक पहुंची,
जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। इससे पहले सोमवार को 257.37 गीगावाट रिकॉर्ड मांग दर्ज की गई। वहीं रात के समय यानी नॉन सोलर आवर्स में भी बिजली खपत ने नया रिकॉर्ड बनाया। सोमवार रात 10:29 पर 247.21 गीगावाट की मांग दर्ज हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक हीट वेव की वजह से एसी, कूलर और दूसरे बिजली उपकरणों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियों और घरेलू खपत में बढ़ोतरी भी बिजली मांग बढ़ने की बड़ी वजह है। हालांकि जून की पीक गर्मी अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। सरकार का कहना है कि इस गर्मी में 280 गीगावाट तक की मांग को संभालने की तैयारी की गई और देश में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। बढ़ती शाम और रात की बिजली खपत ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पंप्ड हाइड्रो, विंड और थर्मल पावर की ज़रूरत को फिर से चर्चा में लाया। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य की बढ़ती बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क और ऊर्जा भंडारण क्षमता को और मजबूत करना होगा। ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जमीन पर बड़ा असर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची के दौरे पर आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज सादगी और पर्यावरण चेतना की एक अनूठी मिसाल पेश की। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री का भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद अपने लंबे चौड़े वीआईपी काफिले को छोड़कर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ स्कूटी पर सवार हुए। केंद्रीय मंत्री खुद दोपहिया वाहन के जरिए रक्षा राज्य मंत्री के आवास तक पहुंचे। इस पहल के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को वीआईपी संस्कृति से दूर रहने और ईंधन बचाने को लेकर एक बेहद मजबूत और सकारात्मक संदेश दिया। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने आज भारत टेक्स 2026 मोबाइल ऐप लॉन्च किया और वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने इस ऐप को लॉन्च किया। ये एप्लीकेशन भारत के सबसे बड़े वैश्विक टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स एक्सपो 2026 के लिए तैयार की गई है, जिसका आयोजन 14 से 17 जुलाई को 2026 में भारत मंडपम में किया जाएगा। ये मोबाइल ऐप खरीदारों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों, प्रदर्शकों, विशेषज्ञों और जो विजिटर्स हैं उन्हें एक एकीकृत डिजिटल सुविधा उपलब्ध करवाएगा। इसके जरिए प्रतिभागी कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने, प्रदर्शकों को खोजने, मीटिंग शेड्यूल करने, आपसी संपर्क को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। साथ ही ये ऐप प्रदर्शकों, खरीदारों और प्रतिनिधियों को बिजनेस नेटवर्किंग बढ़ाने, बैठकें तय करने, व्यावसायिक अवसरों को मजबूत करने में मदद करेगा। माना ये जा रहा है कि ये पहल भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाएगी। इस वैश्विक टेक्सटाइल एक्सपो में 72 देशों के जो तमाम प्रदर्शक हैं उन्होंने पंजीकरण करवाया है। It is our mega integrated event, which is totally industry led, and the ministry is just a collaborator to get the different agents together and bring our strategic support. It's the third event in all, and if you look at the journey has been very momentous, considering the last two, when the Honorable Prime Minister had come in, he had inaugurated it and has provided us the world and the global stage. His presence has enthused the buyers, the sourcers, had instilled confidence about the vision of India's textile story. यात्रियों की सुरक्षा के लिए उत्तरी रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया। दिल्ली पलवल मार्ग के नई दिल्ली एक्स से जंक्शन कैबिन सेक्शन पर कवच 4.0 को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया। उत्तर रेलवे ने एक्सपोस्ट के माध्यम से ये जानकारी साझा की है। इस कार्य के साथ ही उत्तरी रेलवे के लिए अहम नई दिल्ली मुंबई मार्ग पर तिलक ब्रिज से पलवल तक कवच कवरेज पूरा हो गया। ये व्यापक कार्यान्वयन 21.6 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले 4 महत्वपूर्ण स्टेशन यार्ड तक विस्तृत है। इसे एक नए ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC नेटवर्क के माध्यम से शुरू किया गया और नई दिल्ली कंट्रोल रूम से रियल टाइम निगरानी की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के समय पर संचालन में काफ़ी सुधार होगा। मेघालय के उमरोई सैन्य केंद्र में आज से 13 देशों के सैनिकों को शामिल करते हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 शुरू हुआ।
इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग को मजबूत करना है। संयुक्त अभ्यास में भारत के अलावा 12 मित्र देशों भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम के सैन्य दल शामिल हैं। 2 सप्ताह तक चलने वाला यह अभ्यास अर्ध पर्वतीय और वन क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त योजना अभ्यास, सामरिक स्तर के अभ्यास और समन्वित अभियान शामिल होंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य सैनिकों की अनुकूल क्षमता, सहन शक्ति और सामरिक दक्षता में सुधार करना है। इस दौरान भारतीय तकनीक और रक्षा कंपनियां आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उपकरणों और तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी। इससे रक्षा उत्पादन, नवाचार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करने के साथ साथ ज्ञान साझा करने का मंच भी मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत को बड़ी मजबूती देते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने यूएवी से दागी जाने वाली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम ऑपरेशनल संस्करण का सफल परीक्षण पूरा कर लिया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुए परीक्षण में मिसाइल ने एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड्स में सफल प्रदर्शन किया। ये मिसाइल टैंक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दूसरे हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। DRDO के मुताबिक अब ये प्रणाली बड़े पैमाने पर उत्पादन और सेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार मानी जा रही है। मिसाइल का विकास भारतीय कंपनियों और MSMEs के सहयोग से किया गया। भारत डायनामिक्स लिमिटेड और अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज इसके उत्पादन साझेदार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। DRDO ने ULPGM-V3 मिसाइल बनाई है जो एक बेहद आधुनिक हथियार है। ये खास मिसाइल है जिसे UAV यानी ड्रोन से फायर किया जाएगा। इसका वजन काफ़ी कम है, इसलिए इसे छोटे और मध्यम आकार के भारतीय ड्रोन पर आसानी से फिट किया जा सकता है। इसमें प्रिसीजन गाइडेड सिस्टम लगा है जो लक्ष्य को ट्रैक कर 100% अचूक निशाना लगाने में महारत उसे हासिल है। सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण पूरी तरह से भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उड़ान, जहां पर हम ULPGM-V3 मिसाइल को 100% स्वदेशी तकनीक से इसका निर्माण हुआ है। मिसाइल का पूरा निर्माण भारत में किया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की बात करते हैं। भारतीय कंपनियां और MSMEs ने इसे मिलकर बनाया है और युद्ध की नई ताकत के रूप में हम इस मिसाइल को देख रहे हैं। अब इसके ज़रिए विदेशी जो हथियार हैं उस पर भारत की निर्भरता घटती हुई नजर आएगी। बढ़ते आगे, झारखंड समेत देश भर में जनगणना 2027 के तहत घर घर जाकर आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के गढ़वा से जनगणना के साथ ईंधन बचत की अनोखी तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री की अपील पर यहां अब खास और आम इस पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक मुन्ना प्रसाद ने एक कदम आगे बढ़कर घोड़े पर जनगणना कार्य शुरू किया, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। देखिए रिपोर्ट। अगर काम के प्रति लगन और देश के प्रति समर्पण का भाव हो तो कठिन परिस्थितियों में भी राह निकाली जा सकती है। ऐसे समय में जब विश्व में ईंधन संकट चल रहा है तो गढ़वा के सहायक अध्यापक मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने देश को राह दिखाई है। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत अपील से प्रेरित होकर वो जनगणना कार्य के लिए वाहन की जगह घोड़े की सवारी कर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से प्रेरित होकर के मैंने ईंधन बचाने का कार्य किया हूँ। मुन्ना प्रसाद घोड़े चेतक पर सवार होकर जनगणना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल के 2 फायदे हैं। ईंधन की बचत तो हो ही रही है, साथ ही घोड़े के आकर्षण की वजह से ग्रामीणों तक पहुंचना भी आसान हो गया है। लोग हमें बेहद पसंद किए और हमें जनगणना कार्य के लिए लोगों को निकलना नहीं पड़ती है। शिक्षक की यह पहल पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक पारसनाथ यादव ने कहा कि ये प्रयास शिक्षक मुन्ना प्रसाद के राष्ट्र प्रथम के समर्पण भाव को दर्शाता है। घोड़े पर सवार होकर के जनगणना का कार्य किया जा रहा है। इससे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो उनका जनगणना का कार्य आसान हो जा रहा है, दूसरा लोग घर से बाहर निकल के घोड़े को देखने के लिए आ रहे हैं। उनसे स्वतः उनको कार्य में आसानी हो रहा है। शिक्षक मुन्ना प्रसाद की पहल की सराहना भी खूब हो रही है और इसने ईंधन बचत के अभियान को नई दिशा भी दी है।
टाटीदिरी पंचायत के मुखिया शफनी राम ने कहा कि संसाधनों की कमी को बहाना बनाने के बजाय काम के प्रति जिम्मेदारी निभाना ही असली सेवा है। घोड़ा पर सवार होकर पब्लिक का काम कर रहा है, सरकार का मान्यता दे रहा है कि हमको काम करना है तो करना है, तो अच्छा के काम है, वो अच्छा काम कर रहा है। हाँ, देश के हित में काम कर रहा है वो। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि शिक्षक मुन्ना प्रसाद ने अपने समर्पण से यह साबित किया है कि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। उनका यह प्रयास न केवल शिक्षा विभाग बल्कि पूरे जिले के लिए प्रेरणादायक है। माननीय प्राइम मिनिस्टर के अपील को संज्ञान में लेते हुए घोड़ा से जो है वो सेंसस कार्य हमारा कर रहे हैं, जो न सिर्फ एक औपचारिकता है बल्कि वो एक एग्जाम्पल भी है अदर्स के लिए। घोड़े पर सवार होकर जनगणना का कार्य करना आधुनिक युग में नया जरूर है, लेकिन मौजूदा माहौल में समय की मांग भी है जिसे मुन्ना प्रसाद निभा रहे हैं। उनका यह अनोखा प्रयास न सिर्फ ईंधन बचत का संदेश दे रहा है बल्कि कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की भी मिसाल पेश कर रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वक्त से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खास खबरों का। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने दुनिया में दबदबे की राजनीति को खत्म करने और एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने व्यापक रणनीतिक समन्वय के लिए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर शी जिनपिंग ने चेतावनी दी कि अगर लड़ाई को रोकने के प्रयास नहीं किए गए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक स्थिरता पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई रोकना बेहद जरूरी है। दोनों नेताओं ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी की कड़ी निंदा की और अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक तरफा हस्तक्षेप बंद करने का आह्वान किया। बैठक में वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस चीन संबंधों पर बात करते हुए पुतिन ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में तेजी से मजबूती आई है और वो साझा परियोजनाओं पर लगातार सहयोग कर रहे हैं। क्रेमलिन के अनुसार इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 40 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें अर्थव्यवस्था, पर्यटन, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े समझौते शामिल हैं। और अब खबरें खेल जगत से। आईपीएल में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला केकेआर के लिए बेहद अहम है और टीम को अगर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है तो टीम को हर हाल में मुंबई के खिलाफ मुकाबला जीतना होगा। वहीं मुंबई की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी, लेकिन टीम कोलकाता का समीकरण बिगाड़ सकती है। केकेआर ने सीजन की शुरुआत मुंबई के खिलाफ मुकाबला खेलकर की, जहां टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में टीम उस हार का बदला लेना भी चाहेगी। वहीं आईपीएल में मंगलवार को वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल की अर्धशतकीय पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। बड़ी बात ये रही, इस सीजन राजस्थान की जयपुर में ये पहली जीत रही। मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट में 220 रन बनाए। जवाब में वैभव सूर्यवंशी ने धुआंधार बल्लेबाजी की और 38 गेंदों पर 93 रन की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद ध्रुव जुरैल ने दम दिखाया, जिससे राजस्थान ने 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 225 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। राजस्थान ने इस तरह प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा हुआ है। आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने 22 साल में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब अपने नाम कर लिया। टीम ने उपलब्धि मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमाउथ के बीच खेले गए मुकाबले के 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद हासिल की। आर्सेनल ने ये कामयाबी एक मैच शेष रहते हुए हासिल कर ली। आर्सेनल की टीम अब अपने आखिरी मुकाबले को रविवार को क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ खेलेगी, जहां टीम को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। आर्सेनल ने आखिरी बार साल 2004 में प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया। वैसे आर्सेनल की टीम का शानदार खेल केवल प्रीमियर लीग में ही नहीं बल्कि चैंपियंस लीग में देखने को मिला, जहां टीम 30 मई को प्रतियोगिता के फाइनल में पीएसजी के खिलाफ उतरेगी।
2 बार के विंबलडन चैंपियंस कार्लोस अल्काराज ने साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन से हटने का फैसला लिया। वो गलाई की चोट की वजह से अगले महीने होने वाले विंबलडन से हट गए। अल्काराज पिछले महीने बार्सिलोना ओपन के दौरान दाहिनी कलाई में चोटिल हुए। ये फ्रेंच ओपन से भी पहले ही नाम वापसी ले चुके हैं। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में ये क्ले कोर्ट टूर्नामेंट जीता था। अल्काराज ने साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर की। वो चारों ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए। अल्काराज ने 2023 और 2024 में लगातार 2 बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किया था। और अब खबरें कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई। तो कान फिल्म फेस्टिवल को अक्सर फिल्में, ग्लैमर और रेड कार्पेट के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस इंजन भी है जो वैश्विक फिल्म उद्योग को आकार देता है। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। कान फेस्टिवल के साथ ही चलता है मार्शे डू फिल्म या फिल्म मार्केट, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट है। यहाँ हर घंटे फिल्में बेची जाती हैं। प्रोड्यूसर्स, सेल्स एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्ट्रीमर्स नए प्रोजेक्ट्स के लिए डील करते हैं। सालाना औसतन 12,000 से ज्यादा फिल्म प्रोफेशनल्स और 4,000 से ज्यादा फिल्में और प्रोजेक्ट्स इस मार्केट का हिस्सा होती हैं। इस साल ये संख्या और बढ़कर 16,000 प्रोफेशनल्स और 140 से ज्यादा देशों तक पहुंच गई है। एक फिल्म डील का साइज 3 मिलियन यूरो से लेकर 25 मिलियन यूरो तक होता है। वितरण और प्री सेल्स में अरबों डॉलर के सौदे होते हैं। अगले 2 से 3 वर्षों के लिए वैश्विक फिल्म व्यापार यहीं पर तय होता है। फेस्टिवल के दौरान होटल की कीमतें 3 से 5 गुना बढ़ जाती हैं। अपार्टमेंट्स को 2 हफ्तों के लिए 10,000 यूरो से 1 लाख यूरो तक किराए पर दिया जाता है। याट्स को फ्लोटिंग ऑफिस और पार्टी वेन्यू में बदल दिया जाता है। रेस्टोरेंट्स, ड्राइवर और इवेंट क्रू पूरी क्षमता से काम करते हैं। अमूमन 2 हफ्तों में कान शहर की अर्थव्यवस्था को 200 से 300 यूरो मिलियन का डायरेक्ट बूस्ट मिलता है। लगभग 20,000 से 30,000 अस्थायी नौकरियां बनती हैं। शहर के लिए ये 2 हफ्ते कई महीनों के पर्यटन राजस्व के बराबर होते हैं। There is a huge demand during a film festival because it's an international congress with 25,000 people. So all the city center of Cannes is completely full. People start to book in January. So almost all the hotels are booked from February or March. And last minute, of course, will cost more money for the people who take their travel in last minute, but very few accommodation are free during film festival. कान में लग्जरी ब्रांड्स सिर्फ विज्ञापन नहीं करते, वे होस्ट करते हैं, फिल्म स्टार्स को ड्रेस करते हैं और इवेंट स्टेज करते हैं। ये उनके लिए एक वैश्विक इमेज निवेश होता है, न कि सिर्फ फेस्टिवल स्पॉन्सरशिप। फेस्टिवल के दौरान 4 से 5,000 पत्रकार और 1,000 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स लगातार कवरेज देते हैं। किसी भी फिल्म के कान प्रीमियर से उसकी ग्लोबल सेल वैल्यू बढ़ जाती है। प्रेस वैधता की वजह से कान में प्रीमियर की गई फिल्म गैर कान लॉन्च की तुलना में कई मिलियन अधिक में बिक सकती है। So Cannes Film Festival, let's say, has become big over the years, bigger and bigger. So if you take the festival, let's say, if it's a 20 million euro for the base of the festival, what it brings back to the city, the economy, is about 600 million euros. You've got partners, you've got sponsoring, you've got official dinners, galas. It's become more and more business. People have realized that the film market is very big with 15,000 people. फ्रांस कान को फंड और सपोर्ट करता है क्योंकि ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि फ्रेंच सिनेमा का वैश्विक मंच और सांस्कृतिक कूटनीति का जरिया है। ये फ्रांस को वर्ल्ड सिनेफिलिया का केंद्र भी बनाता है। कान फिल्म फेस्टिवल महज रेड कार्पेट और सेलिब्रिटी का उत्सव नहीं है। ये अरबों डॉलर के फिल्म ट्रेड, लग्जरी ब्रांड्स, मीडिया कवरेज और सांस्कृतिक कूटनीति का एक बड़ा आर्थिक इंजन है। ब्यूरो इनपुट के साथ मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कान।
और तो ग्लोबल सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे ग्लैमरस मंच यानी 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार एक अनोखी जुगलबंदी देखने को मिल रही है। ये जुगलबंदी है दो पुराने और दो गहरे दोस्तों यानी भारत और रूस की। कान के इस भव्य मेले में दोनों देश अपने ऐतिहासिक सिनेमाई रिश्तों को एक मॉडर्न और ग्लोबल लुक देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस साल की कान 2026 को प्रोडक्शन मीटिंग में भारत से आए स्वतंत्र फिल्मकार, सेल्स कंपनियां और प्रोडक्शन हाउस रूसी खरीदारों के साथ सीधे संवाद करते नजर आए। रूसी फिल्मकारों ने भारत की विविध और समृद्ध कहानियों में रुचि दिखाई, जबकि भारतीय टीम रूस की तकनीकी विशेषज्ञता और क्रिएटिव संसाधनों के साथ साझेदारी के नए अवसर तलाश रही थी। They were amazing. They were उनसे बातचीत काफी अच्छी हुई, फ्रूटफुल रही काफी, और हम वी आर जस्ट होपिंग दैट एक लॉन्ग कोलैबोरेशन का स्टार्ट होगा। ये कांस में मेरा पहली बार है और मैं इंडियन पैवेलियन, फीकी, एनएफडीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट में हम पहली बार आए हैं तो ये ओवरवेल्म्ड होने का चांसेस है, मगर जिस तरह से उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जब अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने रशियन पैवेलियन इसमें बात किया डिग्नेटरीज से, ये काफ़ी मददगार है हम लोगों के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि द काइंड ऑफ एक्सपोजर व्हाट वी आर गेटिंग हियर इट्स ट्रिमेंडस। मॉस्को से रूसी फिल्म मेकर वेलेरी और भारतीय फिल्मकारों के बीच बातचीत ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये साझेदारी सिर्फ पुरानी यादों में ही नहीं रुकेगी, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक सिनेमा के बाजार में एक नई हलचल पैदा करेगी। Really great opportunity to communicate Russia, India, and to have some co-productions, distributors in both sides, Russian movies in India and Indian movies in Russia. So I think that we have great connections here right now, and we will discuss all the things, and cinema could be a really great connection because we are sharing the stories, and this is the universal language for all the people around the world. So basically it's could be really interesting to connect to each other by the cinema. साफ है कि भारत और रूस का ये सिनेमाई सफर सिर्फ गुजरे जमाने की यादों तक सीमित नहीं है। आने वाले वक्त में रूस की बेमिसाल तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की समृद्ध विविधता से भरी कहानियों का एक अनूठा संगम देखने को मिल सकता है। भारत और रूस के बीच का सिनेमाई रिश्ता 1950 के दशक से आज तक लगातार गहरा हो रहा है। राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन सरीखे सितारों को रूस में जबरदस्त प्यार मिला और फिर दौर आया को प्रोडक्शंस और कोलैबोरेशंस का। आज रूस अपनी शूटिंग लोकेशंस और कहानियों के लिए भारत की ओर आकर्षित हो रहा है। यकीनन ये सिनेमाई रिश्ता दोनों देशों के बीच अटूट और समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती का प्रतीक है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। और कान के प्रतिष्ठित लास्ट एंड फर्स्ट सेक्शन में इस साल एक भारतीय शॉर्ट फिल्म ने अपनी जगह पक्की की। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट मेहर मल्होत्रा द्वारा निर्देशित शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स आज भारतीय युवा सिनेमा की नई पहचान बन रही है। इस खास फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रेरक मेहता ने डीडी न्यूज से खास बातचीत कर अपने अनुभव किए साझा। आइए आपको सुनवाते हैं। शैडोज ऑफ मूनलाइट नाइट्स लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मेरे साथ हैं इस फिल्म के लीड एक्टर प्रेरक मेहता। वेलकम टू डीडी न्यूज, बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट एंड सेक्शन में इस फिल्म को जगह दी है, टक्कर दे रही है कंपटीशन में एकमात्र भारतीय फिल्म है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के साथ आप आए कि एक मेंटल इलनेस की बात करती है, अल्जाइमर की बात करती है, और जो इसको शूट किया गया वो भी काफी रियलिस्टिक तरीके से किया गया। एक चौल का पूरा सेटअप था, वो अनुभव कैसे रहा? FTI हमें बहुत सपोर्ट किया उन्होंने विद एवरीथिंग, पर वो फिर भी एक, जैसे आप एक कमर्शियल फिल्म की बात करें और एक डिप्लोमा फिल्म की बात करें, उसमें बहुत अंतर होता है। आप जब लोकेशन स्काउट्स के लेके या बाकी चीज़ों की बात करें तो हमें काफ़ी रियल लोकेशंस में शूट करना पड़ा और काफ़ी चीज़ें, बट उन सब चीज़ों ने फिल्म को बहुत बेहतर बनाने में ही मदद करी। जैसे कि आप कह रही हैं कि वो जो एक घर की सेटिंग है, जैसे वो क्लॉस्ट्रोफोबिया, आपको बंद महसूस होता है, वो हमें होता था।
वो शूट करते समय हमें होता था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब मैं वहाँ शूट कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ रात को नाइट शिफ्ट करके, मेरा जो किरदार है राजन, वो जब फैक्ट्री में काम करके रात को वापस आता है, सुबह वापस आता है, और वहाँ हलचल चालू हो चुकी है घर की, और वहाँ एक बहन है, एक जीजा जी हैं, एक छोटी बहन है उनकी, मतलब उनकी बेटी, मेरी बहन, तो वो सब 4-5 लोगों का एक छोटे से 1 आर के जैसे घर में रहना, एक पुणे जैसे शहर में, जो कि आर्थिक स्थिति से वो पूरा परिवार भी जूझ रहा है, मैं भी जूझ रहा हूँ, सब अपनी लड़ाइयों में एक होड़ में किसी तरह से ज़िंदगी की लगे हुए हैं। और मैं इसलिए ही, राजन आता भी पुणे इसलिए ही है, तो वो जो एक सर्कल बन जाता है ज़िंदगी का, कि आप काम कर रहे हैं और अपनी आप को कहीं ना कहीं ढूंढ भी रहे हैं बीचों बीच, तो मुझे लगता है ये कहानी उस बारे में है कि अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढने की। किस तरह से देखते हैं आज दुनिया की तमाम बड़ी फिल्मों के साथ ये फिल्म compete कर रही है, भारतीय सिनेमा की मौजूदगी इस बार कान में? आसपास इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिनकी फिल्में हमें देखने का मौका मिल रहा है, इससे बेहतर जगह सीखने के लिए नहीं हो सकती। कंपटीशन में हम हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी टीम का, यूनिवर्स का, मेरी परिवार का, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया इधर तक आने में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन FTI के क्लासरूम से निकलकर शैडोज ऑफ मूनलेस नाइट्स ने कान तक का सफर तय किया है, और प्रेरक जैसे जो कलाकार हैं, जो भारतीय युवा शक्ति का प्रतीक बनकर आज वैश्विक सिनेमा पर चमक रहे हैं, यकीनन ये भारत की युवा शक्ति के वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज कान। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।